Hello, my dear students. Today we are going to start an important chapter in chemistry. The chapter name, as you can see, is electrolysis. What is electrolysis? इलेक्ट्रोलिसिस कभी अगर आपने वर्ड सुना होगा ही, पहले तो सुना होगा ना कभी. इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस को ब्रेक करके देखो, कभी भी वर्ड्स को ब्रेक करके मीनिंग समझो. इलेक्ट्रो और लिसिस. लिसिस मतलब तो पता है आप लोगों को कि सेपरेटिंग, ये तो पता ही होना चाहिए. हाँ. और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रो मतलब जल्दी बताइए. इलेक्ट्रिसिटी. और लिसिस मतलब सेपरेशन. या मीनिंग सेपरेटिंग और सेपरेशन. टूटना है ना, टूटना भी कह सकते हो. तो इट इज द वर्ड इलेक्ट्रोलिसिस मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. सो व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ इट? ये तो हुआ वर्ड का मीनिंग, लेकिन इसका डेफिनेशन के ऊपर आए तो इलेक्ट्रोलिसिस इज नथिंग बट ब्रिंगिंग अबाउट व्हाट? इट्स ब्रिंगिंग अबाउट केमिकल चेंज इन अ सब्सटेंस बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो यानी कि क्या जरूरी है यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी होना जरूरी है. किसी भी केमिकल चेंज अगर हमें सब्सटेंस में प्रोड्यूस करना है या उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को तोड़ेंगे तो ऑब्वियसली केमिकल चेंज आएगा. ओके, सो इलेक्ट्रोलिसिस एस्टेब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी. ये भी आपको पता होना चाहिए. अभी बात भी इलेक्ट्रिसिटी की. क्या ऑल द एलिमेंट्स pass electricity through it, are good conductors of electricity? So most metallic elements are, ma'am, ये जवाब बोलोगे तुम लोग. Like name some metallic elements like copper, aluminum, iron, and also some alloys. All the alloys, in fact, whether in solid state or in molten state, allow an electric current to what? Pass through them without undergoing any chemical change. Now non-metals की बात करो, विद द एक्सेप्शन ऑफ ग्रेफाइट. तो कुछ नॉन मेटल्स बताओ. सल्फर है, फॉस्फरस है. ओके, और बताओ. प्लास्टिक. दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. सो देयरफॉर मेटल्स एंड एलॉयज आर कंडक्टर्स. देन नॉन मेटल्स का क्या होंगे? नॉन कंडक्टर्स. ये तो हम लोग ने बेसिक पढ़ाई है. तो द कंडक्शन ऑफ करंट बाय कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. व्हाई इज दिस कंडक्शन हैपनिंग? क्यों? क्योंकि उस पूरे मेटल में देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ाई है, सर ने समझाया होगा आप लोगों को. सो इंसुलेटर्स की बात करो तो व्हाट आर इंसुलेटर्स? इट्स अ सब्सटेंस विच डू नॉट पोजेस मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. दे उन लोग भी बचते हैं ना पास करने से. केमिकल कंपाउंड्स बिहेव डिफरेंटली व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू देम. मैं तुम्हें भी अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगा दूं अभी, तुम भी अलग तरीके से बिहेव करने लगोगे, है कि नहीं? अपने ऊपर ट्राई कर लेना. सम कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन एक्वियस स्टेट और इन मोल्टन स्टेट. मोल्टन मतलब थोड़ा सेमी गाढ़ा टाइप, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. या एंड आर डिकम्पोज बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, बताइए. The passage of electric current through copper chloride, CuCl2. Solution decomposes it to metallic copper. मतलब कॉपर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा. यानी कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड का, जैसे कॉपर क्लोराइड है, मैंने जैसे कहा कॉपर अलग हो जाएगा, क्लोरीन. तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हुआ ना. इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लिसिस, टूटना हो गया. हो गया कि नहीं? यस मैम, हो गया. सो कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन डिकम्पोजेस इट टू मेटेलिक कॉपर एंड क्लोरीन. Such chemical compounds which conduct electric current in molten or aqueous state are called electrolytes. Electrolytes क्या होते हैं? Ma'am, the substance that allow they are chemical compounds which conduct electricity in aqueous state or molten state. They are called electrolytes. Okay. Some compounds do not conduct electric current. Non-electrolytes. At all. Whether in solid, liquid, any state, aqueous state, they do not conduct. They are called non-electrolyte. For example, sugar solution. Okay? मतलब सॉल्यूशन होना काफ़ी नहीं है किसी को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए. क्या ज़रूरी है? कि इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करे. ओके,
तो यहाँ पे दिया गया है डिफरेंसेस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलिसिस कंडक्टर्स, एक एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। फ्लो ऑफ करंट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग फ्रॉम द नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल। हमेशा कैसे होता है फ्लो ऑफ करंट, ये तो पता है तुम लोगों को, नेगेटिव टू पॉजिटिव पोल। फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रिक कंडक्टर में कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रीम्स। क्या? वन ऑफ द पॉजिटिव, एनोड और कैथोड की बात हो रही है। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस के सेटअप में अगर ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें हम दो मेटल रॉड्स डालते हैं या इलेक्ट्रोड्स स्पेसिफिकली। एक हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा जो लंबी वाली लाइन को पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम कहीं भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये हम अगर जो पॉजिटिव वाले साइड को हम एनोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड को, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं ना, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? कैथोड। ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पे जो सोल्यूशन होता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। और क्या नॉलेज होनी चाहिए कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा वो टूट जाएगा, है ना। तो जो पॉजिटिव के पास जाएगा, से NaCl है, अगर वो सोडियम कैथोड के पास जाएगा क्योंकि वो खुद पॉजिटिव आयन है ना, और कैथोड के पास जाएगा तो वो क्या बोला जाएगा? पॉजिटिव आयन इज नोन एज, कैथोड के पास जा रहा है इसलिए कैटायन, और नेगेटिव के पास क्लोरीन जाएगा। नेगेटिव, ये पॉजिटिव खुद नेगेटिव है क्लोरीन, तो किसके पास अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव के पास, यानी कि एनोड के पास। इसीलिए क्लोरीन या नेगेटिव आयन को हम क्या कहते हैं? एनायन। अब समझ में आया एनायन कैटायन नाम कैसे पड़े? कुछ एक बेसिस पता चला इलेक्ट्रोलिसिस का आपको, है ना। NaCl टूट गया यहाँ पे। सो मेटेलिक कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड एलॉयज, whereas electrolytic conductivity is the property of electrovalent compounds. What are electrovalent compounds? Ionic compounds, जो आयन्स में ब्रेक हो सकते हैं, है ना। मेटल्स बोथ इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट्स आर गुड कंडक्टर्स ओनली इन एक्वियस सोल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। समझे? तो जो मेटल होंगे, सॉलिड लिक्विड, किसी में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। एक आयन का रॉड लो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिकली बात करें तो दे आर ओनली गुड कंडक्टर्स इन एक्वियस और मोल्टन स्टेट, सॉलिड स्टेट में नहीं। इलेक्ट्रोलाइट अगर सॉलिड स्टेट में रहेगा तो वो गुड कंडक्टर, वो कंडक्ट ही नहीं करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे। नो चेंज ऑफ फॉर्म और इन कॉम्पोजिशन अकर्स ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज ओनली अ फिजिकल प्रोसेस। ओके, क्योंकि मेटल्स में ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं बदलता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म एट द इलेक्ट्रोड्स। मैंने अभी बताया कैसे इलेक्ट्रोड्स पे ऑपोजिट साइन वाले अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, आयन्स। दिस इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस। जब टूटेगी कोई चीज़ तो केमिकल चेंज तो होएगा ही होएगा ना, ऑब्वियसली। कोई चीज़ तोड़ के देख लो, कोई चीज़ खाने वाली चीज़ देख लो, मैश्ड फॉर्म में अलग टेस्ट करेगा, सॉलिड फॉर्म में अलग टेस्ट करेगा। आप दही खा लो, अलग टेस्ट करेगा, लस्सी अलग टेस्ट करेगी, है ना। करंट के एप्पल आप खा लो, अलग टेस्ट कर, एप्पल की प्यूरी अलग टेस्ट करेगी क्योंकि इसका केमिकल कॉम्पोजिट थोड़ा बिगड़ गया। करंट कैरिंग पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर एक्सट्रीमली स्मॉल, दिस यू नो व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स, फिजिक्स में पढ़े हो। करंट कैरिंग पार्टिकल्स आर आयन्स इन दिस केस। इसमें क्या होता है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ जैसे मैंने बताया आयन्स जो है करंट कैरी करते, करंट की वजह से ही टूटते हैं, इन केस अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, विच आर बल्की बॉडीज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली। ओके, मूविंग फर्दर, डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स और डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन इतना बताऊंगी कि इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इन एक्वियस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट accompanied बाय अ केमिकल चेंज। मतलब कोई जो केमिकल चेंज होगा ही होगा। यूज बाय अ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक, वाई डायरेक्ट, वाई नॉट डीसी क्यों यूज हो रहा है? कोई इफेक्ट नहीं होगा ना, एसी से कुछ नहीं होगा, डीसी से ही होगा। वेरी गुड, ये बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है एसी डीसी क्या है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंपाउंड्स विच आइदर इन एक्वियस और इन मोल्टन स्टेट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, और जो नहीं पास करेंगे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। एग्जाम्पल्स बताओ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के, यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। एसिड बेस और सॉल्ट में डिवाइड किया है हम लोगों ने। एसिड की अगर बात करो तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, H3PO3, HCl, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं
एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये सब। और बेसिस में बात करो तो NaOH, KOH, NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट्स की बात करो NaCl, कॉपर सल्फेट, PbBr। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और इलेक्ट्रोलाइट खुद दो टाइप के बेस्ड होते हैं, मतलब होते हैं बेस्ड ऑन देयर कंडक्टिविटी। ओके, वेदर दे हैव द एबिलिटी टू डिसोसिएट आयंस इनटू, like they can be strong or they can be weak electrolyte. So electrolytes are divided into strong and weak electrolytes. Now give me a list of some strong electrolytes or differences. There's a table over here, you can just go through the table. Okay, yes, strong electrolytes में electrolytes which allow a large amount of electricity to flow. Weak electrolytes which allow small amount of electricity. It's the simple difference. These are good conductors of electricity, of course. These are poor, of course, again. These are almost completely dissociated in fused or aqueous solution state. मतलब उस केस में पूरा डिफ्यूजन होगा ही होगा। ये partially dissociated fused or aqueous state. These solutions contain almost only free mobile ions, क्योंकि ions move होते हैं ना। This solution contains ion as well as molecules. Okay, you have to note this point. Very important point. ये point बहुत important. Strong electrolyte allows a bulb to glow brightly, whereas a weak electrolyte allows a bulb. मैम बोलोगे मैम बल्ब बीच में कहाँ से है? अरे इधर बल्ब लगा लो ना आप लोग, या बल्ब लगा लो ऊपर, टेस्ट कर लो कि अगर ये ज़्यादा ग्लो करेगा तो समझ लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कम ग्लो करेगा तो समझो वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट वीक। एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी है, बहुत बार आता है इसका क्वेश्चन। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और NaOH, NaCl, PbR, BrT, CuCl2, CuSO4, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब वीक में आएगा कार्बोनिक एसिड, जो इसीलिए तो वो पी सकते हैं हम लोग, है ना। और एसिडिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, जो भी कंजम्पशन हम करते हैं वो हमेशा वीक में ही आता है। हाँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देन इन बेस यू हैव अमोनियम कार्बोनेट एंड lead acetate. These all are weak electrolytes. Okay, moving further, non-electrolyte is a compound which neither in solution nor in molten state allows an electric current to pass through it. It also does not decompose all the electrodes also. So non-electrolyte do not have ions even in solution. They only contain molecules. इसीलिए जो weak electrolytes हैं वो कभी कभी आयॉन्स, कभी कभी मॉलिक्यूल्स हुए, क्योंकि वो कभी कभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगे। समझे? एग्जाम्पल बताओ। डिस्टिल्ड वाटर है, दे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अल्कोहल, केरोसिन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड, केन शुगर, बेंजीन, ग्लूकोज एंड यूरिया. So acid, base and salt as electrolytes we discussed. We saw all the examples also. So let's see its difference. Difference पे focus करो. Strong electrolytes मैंने कहा था HCl, HNO3, H2SO4. वीक में आ रहा है एसिडिक और फॉर्मिक एसिड. लेकिन बेस की बात करो, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे? KOH, NaOH, LiOH, और वीक में आएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अगर तुम्हें वीक बेस पता है और वीक एसिड पता है तो तुम वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपने आप जज कर लोगे. सॉल्ट की बात करिए, लेड ब्रोमाइड है, कॉपर क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या आएगा? अमोनियम कार्बोनेट है, लेड एसीटेट है. समझे? तो ये हुए एग्जाम्पल्स की बात जो आपको लर्निंग में आ गया. यू हैव टू रिमेंबर इट, यू हैव टू रिकॉल, और क्या रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, वो सब करना है आपको अपने मेमोरी में. इसको क्या करना है? अटैच करना है. व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल? नाउ जस्ट नाउ अभी मैंने जो ड्रॉ किया था वही वाला है. ओके, ये जो सेल में याद रखना नॉन कंडक्टिंग वेसल लिया जाता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड एक कैथोड. ओके, दे आर इमर्स्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ओके, एंड इट इज यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन. इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स रिक्वायर्स एन आउटसाइड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज अ डीसी करंट टू इनिशिएट द मूवमेंट. तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैटरी भी लगाए हैं, अटैच है ना. नाउ what happens is to initiate the movement of ions हो गया तो between the two electrons where the chemical change take place, it converts electrical energy into chemical energy. Obviously ना, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी दे के chemical energy produce कर रहे हैं, तो we are converting electrical energy into chemical energy. Moving further, electrochemical cell.
It is a device used to convert chemical energy into electrical energy. Opposite. Example is simple voltaic cell, Daniell cell. ये तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे. इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? 2 मेटल प्लेट्स या वायर्स होते हैं और ग्रेफाइट रॉड्स और कार्बन रॉड्स इमर्स्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, ओके, थ्रू विच द करंट एंटर्स एंड लीव द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड. तो एनोड कैथोड क्या होते हैं ये भी मैं सब पढ़ा चुकी हूँ, वापस से रिवाइज कर रही हूँ. द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड, है ना. ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को हम कैथोड कहेंगे, जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल को. सो व्हेन द करंट इज टर्न्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द, ये बहुत ज़रूरी है. ऐसे तुम्हें पता है मेटल्स में तो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है, और इसमें कहाँ से कहाँ फ्लो होगा ये बताओ. ये क्वेश्चन भी हो सकता है. जैसे ही हमने करंट ऑन किया, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, नॉट कैथोड टू एनोड. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, मैं बता रही हूँ, फ्रॉम एनोड टू 1000. So I said the cathode becomes the negative electrode by which electrons enter the electrolyte. Why? The cathode is the negative electrode, जिससे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एंटर होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट में. यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा. समझो बात को, ओके. एंड एनोड बिकम्स द, ये बात इसलिए मैं 2 बार कहा कि समझो, क्योंकि आगे इसी से कनेक्टेड है सब कुछ. पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अंदर जाएंगे, ओके. एंड द एनोड बिकम्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बाय विच इलेक्ट्रॉन्स लीव द इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रॉन्स लीव द इलेक्ट्रोड, यानी कि आएगा यहाँ से, जाएगा वहाँ से, लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट. फ्लो ऑफ क्या? When the current is turned on, electrons flow from anode to cathode. In this case, what happens is, how you should remember anode as ADD, that is positive, ऐसे याद रखना. Anode is positive, hence cathode is negative, obviously. The charge particle along going to anode is called anion. ये भी मैंने बताया anion क्यों बोलते हैं. Since opposite charges attract an anion is negative entity, obviously ना, anode positive है तो उस पर opposite charge जाएगा, okay. Anion फिर negative entity हुआ, क्यों? क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन जाए, वो आयन जाएंगे. सिमिलर द पार्टिकल गोइंग टू द कैथोड विल बी व्हाट? पॉजिटिव. तो इसीलिए उसको वो पॉजिटिव एंटाइटी होगी और उसको हम कैटायन कहेंगे. ये चीज़ मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ. तो एनोड और कैथोड का डिफरेंस आप लोग को मैं बता चुकी हूँ कि इट इज़ द इलेक्ट्रोड, एनोड इज द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, वेयर इज कैथोड इज द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. एनायंस माइग्रेट टू एनोड, ऑब्वियसली. Cations migrate to cathode. I told you all what are anions and cations. I won't repeat. Anions are negative ions and cations are positive ions. Anode is an oxidizing electrode. Oxidation takes place at anode. ये बिल्कुल. What is oxidation? Oxidation is loss of electron. सबसे तो पहले ये याद रखना, loss of electron. Okay? Oxidation इज लॉस ऑफ ऑयल, याद रखना, ऑयल. और कैथोड में तो ऑक्सीडेशन होता कहाँ है? एनोड पे. और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है. ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे रिडक्शन होता है. रिडक्शन का मैं यार ऑयल रिग, रिडक्शन इज ऑयल रिग, याद रखना. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल ये निमोनिक है, और रिग रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. So it is an oxidizing electrode. Oxidation takes place at anode. What takes place at cathode? It is a reducing electrode and reduction takes place at cathode. याद रखना, oxidation takes place and oxidation is loss of electron. Electrons वहाँ पे छोड़े जाते हैं. क्यों स्टूडेंट्स? बाबा कोई चीज़ पॉजिटिव या नेगेटिव होने के लिए तुम्हें पता है कि एनोड के पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जाता है, नेगेटिव आयन जाता है, सॉरी, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है. तो उसको तो इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए? नेगेटिव कोई क्यों होता है भाई? उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहां छोड़ देगा. डिस्चार्ज होता है. ये जो इलेक्ट्रोड्स के पास जब ये पर्टिकुलर आयन, जैसे यहाँ पे अगर NaCl है ना, इस ये इलेक्ट्रोलाइट Na पॉजिटिव है, Cl माइनस है. Na पॉजिटिव तुम्हें पता है पॉजिटिव आयन कैथोड के पास जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि उसको अपना पॉजिटिव हटाना है. क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तब जाके वो Na प्लस बना, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए ना Na बनने के लिए.
तो यहाँ पे चार्ज डिस्चार्ज होते हैं, यानी कि जो चार्ज है वो बदलता है। अगर एक्स्ट्रा चार्ज है तो वहाँ पे छोड़ देता है। तो यहाँ पे जो Cl होगा वो एनोड के पास जाएगा, Cl एनोड के पास जाएगा और अपना एक्स्ट्रा चार्ज डिस्चार्ज करेगा, अपना एक जो इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अब समझ में आया क्यों फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा है। समझे? तुम पूछ रहे थे ना मुझे क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन का आंसर जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप जाओ पता चल जाएगा। तो क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन बाबा, ऑक्सीडेशन मीन्स व्हाट? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन एक नेगेटिव आयन क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना एनोड पे। और सोडियम एक पॉजिटिव आयन है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा ना यहाँ से, तो वो रिडक्शन करेगा। तो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्लियर? बिल्कुल, वेरी गुड। So ions, the atoms or groups of atom which carry a positive or negative charge are known as ions. कॉन्सेप्ट को समझो, चीजें देखो, तुम आगे चल के खुद ही सॉल्व करने लगोगे, करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। Atoms which carry positive charge are called cations. Again and again they are giving the same thing. And the atoms which carry negative charge are called anions. इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है अगर again and again दे रहे हैं, ठीक है। The charge on an ion, positive or negative, is equal to the valency of the atom. This you know what is a charge, you know. I don't have to explain this. You have to, if you don't know, go to the lower classes and study about it. So cations and anions का difference दिया गया है। Cations are positively charged ion, anions are negatively charged ion. They migrate to the cathode during electrolysis. Of course, they will migrate because they are positive ions. ये लोग positive ions है ना, इन लोग negative, तो positive कहाँ जाएगा? एनोड, कैथोड पे जाएगा, इसीलिए नाम कैटायन पड़ा है। नेगेटिव आयंस कहाँ जाएंगे? एनोड पे, इसीलिए उनका एनायंस कहते हैं। यहाँ एनोड पे होता क्या है? ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैटायंस पे क्या होता है? रिग। बस समरी हो गई। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो माइग्रेट, गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड एंड गेट रिड्यूस टू बिकम अ न्यूट्रल एटम। अंडरस्टूड? मेन क्या है मकसद? न्यूट्रलिटी हासिल करना, जो वो पहले थे वैसे बन जाए। जैसे सोडियम Na+ बना, उसको Na बनना है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, कहाँ से लेगा? एक इलेक्ट्रॉन कैथोड से, कैथोड के पास है इलेक्ट्रॉन, है ना। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द एनोड एंड गेट ऑक्सीडाइज टू बिकम इन। और कोई भी एनायन तुम जानते हो एक्स्ट्रा चार्ज होता है, जैसे क्लोरीन Cl- एक्स्ट्रा सर पे है तो वो उधर दे देगा, हाँ, दैट ओनली गेट्स राउंड एंड इट गेट्स ट्रांसफर्ड, ठीक है। So oxidation again in the electronic concept, oxidation is defined as process in which atom or ion loses electron. Oxidation is loss of electron. Oil याद रखना, ठीक है। जैसे कि एलिमेंट, और दूसरा अगर दूसरे डेफिनेशन है तो उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ये भी एक डेफिनेशन था ना हमारा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म एन ऑक्साइड। ओके, दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। हाँ, डोंट, मतलब वैसे ही डेफिनेशन नहीं। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। किसी से हाइड्रोजन निकल रहा है, जैसे H निकला तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ। क्लोरीन से आगे जुड़ गया, सल्फर से तो निकल गया ना, जिससे निकला वो ऑक्सीडेशन हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हुआ। समझ में आया? ऑक्सीडेशन के बहुत सारे डेफिनेशन है, और लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो निकालने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? इस केस में Cl होगा, है ना, क्योंकि उसने इसको अपनी तरफ खींच लिया, खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद रिड्यूस हुआ और अगले को ऑक्सीडाइज किया। So oxidizing agent is one that oxidizes the other substances by either accepting electrons or by providing oxygen, or an electronegative ion. So in this case it is not providing oxygen. In this case it is providing an electronegative ion. Here it's providing an oxygen. जैसे कॉपर ऑक्साइड वगैरह, अगर यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड होता तो कॉपर क्या होता है? कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता, ठीक है। Thus in above example oxygen and chlorine are the oxidizing agents. तो यहाँ पे ऑक्सीजन और क्लोरीन क्या हुए? Oxidizing agents. So you should know what are oxidizing agents, reducing agents. Some example of solids as oxidizing agent is manganese dioxide, red lead dioxide. Liquids में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ब्रोमीन है. All these are oxidizing agent. In gases you have oxygen, ozone, chlorine, sulfur dioxide. All these are oxidizing agent. Reduction is the opposite. It is a process in which there is rig, gain of electron. Reduction is gain of electron. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। तो ये डेफिनेशन एक्चुअली हम लोग को फिट बैठता है, हम लोग को दूसरे डेफिनेशन इलेक्ट्रोलिसिस के लिए ये डेफिनेशन फिट बैठता है। इफ यू आर डूइंग रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर तो अदर वाले डेफिनेशन फिट होते हैं। हाँ, हमारे सिलेबस में ही है,
मतलब सिलेबस में था, अभी इस चैप्टर के लिए हमें ये रिक्वायर्ड है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. तो रिडक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड एज ए केमिकल प्रोसेस इन विच वाज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. लाइक हियर देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्साइड प्लस एलिमेंट, ये ऑक्सीजन को निकालेगा और कॉपर बनाएगा. तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, है ना. तो यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, क्यों, Cl प्लस H2S हुआ, क्या हुआ, S प्लस HCl. तो यहाँ पे से क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, S का, और किसका ऑक्सीडेशन हुआ, एक्चुअली क्लोरीन का. तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं. द अबव रिएक्शन क्लोरीन इज रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन क्लोराइड ड्यू टू द गेन ऑफ हाइड्रोजन. क्लोरीन इज रिड्यूस्ड टू, क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना, क्लोरीन को H आके जुड़ रहा है ना, so this is reduced. So this is just to know the definition, but reducing agents and oxidizing agents are the knowledge which you should have. Okay. A reducing agent is one that reduces other substance by providing electrons or by providing hydrogen or an electropositive ion. You don't know what's an electropositive ion. Or removing oxygen or an electronegative ion. So in our example, hydrogen carbon, hydrogen sulfide, all these are reducing agents. Some examples of reducing agents in solid, liquid and gas form. कार्बन जो होते हैं, मेटल लाइक जिंक, एल्यूमिनियम, दिस ऑल आर, कॉपर, सोडियम आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. ओके. देन इन लिक्विड्स यू हैव हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन. देखो इसका लिस्ट अभी पढ़ लो, 11th में बड़ा काम आएगा. फिर अभी तो रट लो, समझ लो, ठीक है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टिप ऑफ द टंग होना चाहिए. ओके, साइंस स्टूडेंट्स के लिए. गैसेज में हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑल दिस आर reducing agents also. Now this is cut, I think, no? Conduction in compounds is there. So the electrovalent compounds consist of aggregate of oppositively charged ions, yes, held in their position by the strong electrostatic forces. जैसे NaCl. इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यू हैव स्टडीड द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग. आई हैव टॉट यू व्हाट इज एन इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction holds an ionic compound together. So hence the solid state and electrovalent compound like sodium chloride cannot conduct electricity despite the presence of ions. Solid state में नहीं. When the electrovalent compounds are melted or dissolved in water, उनको aqueous form में या molten form में convert करना पड़ेगा. तो forces of attraction क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोलिसिस जो स्टैटिक फोर्स उसको वीक करना है हमें. ओके, टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the ions are broken and the ion then move about and conduct. Until unless you do that, you cannot. There is no flow of electrons. In metallic conductor is not that case. There is free flow of electrons, even in the solid form. But for electrovalent compounds, since there is a force of attraction, electrostatic force of attraction, you need to break that. You have to convert it into what? Liquid or aqueous or molten state. So covalent compounds which are polar in nature also ionize. हाँ, ये क्वेश्चन बनता है बच्चों को. क्या मैम कोवेलेंट कंपाउंड भी इलेक्ट्रोलिसिस कंडक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे. यस, विच आर पोलर इन नेचर, विच आर नॉन पोलर इन नेचर वी वोंट. अब इस सब के लिए आपको मेरा प्रीवियस चैप्टर देखना होगा केमिकल बॉन्ड में, व्हाट इज पोलैरिटी एंड व्हाट नॉट. सो HCl, अमोनिया और वाटर दे कंडक्ट. व्हाई? बिकॉज दे हैव पोलैरिटी, ना, दे आर पोलर इन नेचर. they conduct electricity and they conduct also electrolysis. Characteristics of electrolytes. Again, students, I'm not going to repeat this. You all do it yourself. Next, the process of electrolysis is a redox reaction. I told you about this. Example, dissociation of sodium chloride. You can notice over here. NaCl का dissociation अगर हमें करना है तो कैसे करोगे? सबसे पहला स्टेप आपको लिखना होता है NaCl का कोई भी कंपाउंड तुम्हें दे दे और उसका डिसोसिएशन तुम्हें बताना है. सबसे पहला स्टेप तुम्हें करना है NaCl या कोई भी कंपाउंड हो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस रिस्पेक्टिव में कन्वर्ट करो. और यहाँ पे NaCl एक्वियस मेंशन करना जरूरी है, NaCl सॉलिड फॉर्म में नहीं. एट कैथोड कहाँ जाएगा, कौन जाएगा कैथोड के पास? सोडियम जाएगा और इलेक्ट्रॉन लेगा. देखो इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लेके Na बन गया, तो उसका क्या हुआ, रिडक्शन. ये स्टेप तो लिख ही लोगे तुम लोग. फिर एट कैथोड लिखना, एट एनोड लिखना. पहले एट कैथोड लिख दो, फिर एट एनोड क्या होगा, रिड्यूस, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा क्लोरीन से, उसके पास एक्स्ट्रा है ना, और Cl बन जाएगा. अब क्या होगा, ये Na और Cl है. अब तुम एक और चीज़ इसमें एक्स्ट्रा स्टेप ऐड करना है. Cl अकेला कभी स्टेबल नहीं रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में स्टेबल रहता है. आई होप यू नो दैट. Cl2 फॉर्म में, इसलिए Cl के साथ एक और Cl जो पानी में रहेगा वो ऐड होकर Cl2 बनेगा. तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप, चाहे वो हाइड्रोजन के लिए, चाहे ऑक्सीजन के लिए, चाहे Cl, जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में स्टेबल रहते हैं उनको वैसे, जैसे Na का मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो ऐसे भी स्टेबल रहता है. तो जो Cl2, O2
और जहाँ पे तुम्हें H2 जहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा तो ये एक्स्ट्रा स्टेप आएगा एट एनोड, ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन Na और Cl मिलके NaCl, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो यही वाला चीज़ तुम्हें वापस लिखना है, NaCl ने Na और Cl2 में डिसोसिएट किया, है ना। NaCl एक्चुअली पहले आयन दिखाया हम लोग ने, फिर हमने दिखाया कि एट एनोड एट कैथोड एग्जैक्टली हुआ क्या, Na और Cl बना, Cl2 बना, तो Na और Cl2 जो बना इधर लिखो और जो जिससे बना वो इधर लिख दो, फिर बैलेंस करो, बैलेंस करना तो आप लोग को आता ही है। So the alternating AC does not cause any chemical change when passed through an electrolyte and therefore does not help electrolysis. So electrolysis caused only by direct current. ये बारे बार मैं बोल रही हूँ। And electrolytic dissociation होता क्या actually? The process due to which an ionic compound dissociate into ions in the fused state or in an aqueous solution is called electrolysis. मतलब breakdown हो रहा है। तो जैसे Na और Cl में electrolysis force of attraction इसको तोड़ना है, तोड़ के Na और Cl को अलग करना है, ठीक है। तो व्हेन सोडियम क्लोराइड, इसका देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल NaCl का ही हम लेके पढ़ाते हैं, तो सबसे सिंपलर भी है और समझाने में भी आसानी हो जाती है। एक्वियस स्टेट में द स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम्स ऑफ द पोलर वाटर मॉलिक्यूल एक्सर्ट अ पुल ऑन द पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन, सो अ सिमिलर पुल इज एक्सर्टेड बाय द स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द वाटर ऑन द नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड, दस द आयन्स बिकम फ्री इन सॉल्यूशन, दिस फ्री आयन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयन का फ्री होना जरूरी है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इन द मोल्टन स्टेट भी क्या होता है, वीकन तो हो ही जाता है बॉन्ड, द हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू, क्योंकि उसमें मोल्टन स्टेट में उसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं, मतलब उस चीज़ को थोड़ा गर्म करके वो कर देते हैं, सो उसका वीकन कर देते हैं बॉन्ड, ओके, बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द आयन्स आर सेट फ्री। सो मेन क्या है, आयन्स को अपना फ्री करो तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, अदरवाइज नो। अंडरस्टूड? सो दिस इज कट्टा पट्टा। नाउ विल डिफरेंशिएट पढ़ लो, आयनाइजेशन और डिसोसिएशन में क्या डिफरेंस है। फॉर्मेशन ऑफ अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट इनिशियली इन द आयोनिक स्टेट, जैसे सॉलिड, जैसे NaCl आयोनिक स्टेट में तो ना थे, बाद में आयन बने। डिसोसिएशन सेपरेशन ऑफ आयन्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन एन आयोनिक कंपाउंड, ओके दिस इज NaCl। यहाँ पे आयोनिक वाले कंपाउंड्स को जब हम अलग अलग करते हैं आयन्स में कन्वर्ट, वो आयोनिक बॉन्ड होता है, लेकिन आयनाइजेशन होता है कोवलेंट बॉन्ड में अक्सर, ओके, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स में, और ये होता है इलेक्ट्रोवाइलेट कंपाउंड में। एग्जांपल ले लो इसका HCl, इसका KCl या NaCl, जो भी आपको लेना है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन से खुद सॉल्व करने के लिए ट्राई करो, एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी पर्सनली, ओके। देन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ना बोलोगे पर्सनली कैसे पूछे मैम, नंबर दिया है लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से है ना ले सकते हैं नंबर, जिसको अगर पूछना है पर्सनली कॉन्टैक्ट करना है तो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, या वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना है और आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की नॉलेज नहीं है तो फायदा नहीं। तो मेटल एलिमेंट्स लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम एंड फॉर्मिंग पॉजिटिव मेटेलिक आयन। तो फॉर्मिंग कैटायंस देखो, तो पोटेशियम है K++ इलेक्ट्रॉन, Ca, सबके तुम्हें वैलेंसी पता होना चाहिए पहली बात तो, तब तुम उसको उसके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन में डिसोसिएट करोगे। हाउएवर द टेंडेंसी टू लूज दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। The metallic elements can be arranged in decreasing order of the tendency to lose valence electrons. So let us arrange them. Here is the electrochemical series. I have taught it before. Also, I'll teach you all again. I'll give you all a mnemonic for it. Okay. Here we'll write a list of metals which we are going to study. Okay. Metals is potassium, calcium, sodium, bolo, magnesium, aluminium, iron. Okay. Zinc, iron, nickel, tin, okay, Pb, हाइड्रोजन, बिकॉज से नॉन मेटल इसीलिए हम लोग ने उसको ऐसे लिखा, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। सो लेट अस मेक अ निमोनिक फॉर इट, ओके। याद रखना, मेटल कैटायंस आर डिस्चार्ज एट कैथोड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सो ऑल दीज आर कैटायंस, राइट, ऑल दीज आर कैटायंस। नाउ this is potassium. Do you want me to name them? Okay, I'll name it for you. Before that, see, this is potassium. Next, calcium. Next, sodium or natrium. Okay, I'll write sodium. Natrium तो आप लोग को पता ही है. Magnesium. Aluminium. Zinc, iron, nickel, tin, lead,
हाइड्रोजन, नेक्स्ट Copper. कॉपर, मर्क्यूरी, नेक्स्ट सिल्वर, gold, platinum, and whatever silver, gold, platinum I am also wearing. See, I am wearing it for years, but उसकी शाइन नहीं गई, तो यानी कि they are least reactive. और you can judge from here the जैसे you go down और decreasing order में reactivity यहाँ पे कम होती जाती है. highly reactive metals ऊपर की तरफ है, ठीक है. decreasing order of reactivity, increasing ease of discharge at cathode. so ये क्या होगा? increasing ease of discharge at cathode और decreasing order of reactivity. Okay, this you have to remember. now रही बात निमोनिक की, ले लो. P से क्या आएगा? निमोनिक ले लो. उसके बाद ऐड कर दिए प्लीज. दोनों को 6 से करा. नहीं, क्या था? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा. स्टूडेंट्स, कुछ बुक में सोडियम ऊपर दिया है कैल्शियम के, कुछ में नीचे दिया गया है. मैं कंसीडर इसको ऊपर करती हूँ. हाँ, ऑब्वियसली ना, पोटेशियम और सोडियम ऊपर होना चाहिए. इन्होंने ऐसे दिया गया है तो मेरा निमोनिक उसी हिसाब से है. सो इफ आई कंसिडर दिस सोडियम अप, इट विल बी प्लीज स्टॉप calling, understood, me a zebra. okay, please stop calling me a zebra. I like, लेड इधर आना चाहिए. निकल को कंसिडर मत करो. निकल टीन को अगर हम छोड़ दें तो निमोनिक में I like her, call me sweet गोट, प्लीज. प्लीज से शुरू, प्लीज पे खत्म. तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा. आई लाइक हर, कॉल मी कॉल मी स्वीट गोट प्लीज. सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम. ओके, सो दिस इज द निमोनिक. तो मैं कंसिडर करती हूँ सोडियम को ऊपर, कैल्शियम को नीचे, बट तुम्हारे बुक में ऐसा दिया गया है और यहाँ पे मेंशन किया गया है. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट so that you can remember this mnemonic easily. So please take down the screenshot. Okay, I hope you all have taken it. तो यहाँ पे जैसे जैसे नीचे जाएंगे इसके जो कैटायंस, अभी मैंने इसके कैटायंस का लिस्ट यहीं पे एक, यहाँ पे आप लोग उसका कैटायंस का लिस्ट देख दो ना. अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी कैटायंस की लिस्ट, के का क्या होगा? के प्लस होगा, Ca2+ होगा, Na+ होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. यहाँ पे दिया है. अकॉर्डिंग टू द मैग्नीशियम Mg2+ होगा. तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, इंक्रीजिंग ईज ऑफ डिस्चार्ज, इंक्रीजिंग ईज मतलब ये इजीली डिस्चार्ज होंगे. ऑब्वियसली जब ये लोअर, देखो, एज यू गो डाउन व्हाट, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी है. ये लोग लेस रिएक्टिव है तो क्यों इलेक्ट्रॉन देंगे भाई? उनको रिएक्ट पढ़ना ही नहीं लफड़े में. तो ऊपर वाले जो हाईली रिएक्टिव है वो इजीली डिस्चार्ज करते हैं कंपेयर टू नीचे वाले. ये लॉजिक है ना. नीचे वाले मेटल्स, नीचे वाले, ऊपर वाले, मैम क्या बोल रही, मैं ये बोल रही हूँ. नीचे वाले जो मेटल्स होते हैं वो बड़े ढीठ होते हैं, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं. इसीलिए वो एज यू गो डाउन द ऑर्डर ऑफ दिस मेटल्स यू विल सी दैट इज इंक्रीजिंग ईज ऑफ डिस्चार्ज एट कैथोड. ये सब कैथोड पे डिस्चार्ज होंगे ना, क्योंकि ये कैटायंस है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गुड. सो और एक चीज अबाउट दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो मेटल हायर होगा, the metal with a higher position in the series is displaced displaces the क्या one with a lower position. यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने मेटल हैं वो उसको डिस्प्लेस कर पाएंगे, लेकिन नीचे वाले मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं. इसलिए कॉपर कभी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता, लेकिन बाकी मेटल्स कर लेते. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लाइक आयरन को जिंक डिस्प्लेस कर लेगा, जिंक को आयरन डिस्प्लेस कर लेगा, लेकिन आयन को जिंक डिस्प्लेस नहीं. तो मैं इसीलिए इसको बिल्कुल परफेक्टली रटना पड़ेगा, तब जाके केमिकल रिएक्शंस बनाने भी आसान है. ये सारे लिस्ट हो गए कैटायंस के. मैम व्हाट अबाउट एनायंस? एनायन का लिस्ट का भी मैं निमोनिक दूंगी, डोंट वरी. अगर आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आप लोग कोचिंग के दिमाग से पढ़ रहे हो कि मैम हम लोग को कोई ट्रिक बताएगी. तो इसका ट्रिक देखते हैं. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ द एनायंस, एनायंस एंड नेगेटिव चार्ज आयंस, अगेन आई एम टेलिंग. तो
ऑन इलेक्ट्रॉन दे मूव टुवर्ड द एनोड, यस और नो? तो यहाँ पे लिस्ट दिया है कुछ एनायंस के, SO4NO3 ClBrIOH, सुनो कलीबर आयो, क्या है? निमोनिक मैम ने क्या दिया है बोलो? ये हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं इसको, इसका होगा एनायंस की लिस्ट, है ना? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एनायंस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एनायंस। तो इसका नाम बताओ। SO4 2 माइनस है, ये पता है ना? नहीं पता है तो आप लोग को लोअर क्लासेस में मैंने इनको याद रखने के लिए भी बताया है कि कैसे चार्ज याद रखें। अभी मैं चार्ज याद नहीं करवा रही हूँ, खैर मैं तो आप लोगों को बता रही हूँ कि ईजियर डिस्चार्ज किसका होता है, एनायंस की लिस्ट का वो पढ़ना, ठीक है? तो ये मैंने निमोनिक दिया है, बोलो सुनो सुनो, तो नो इन दोनों को लेना है तुम्हें। सुनो सुनो कलीबर, सुनो कलीबर ना, कलीबर, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सुनो कलीबर, सुनो कलीबर, या ये कलीबर, दोनों ऐसे बोलो, कलीबर कलीबर, सुनो कलीबर आयो, क्या है? आयो रे, वो वाला आयो, आयो राजस्थानी आयो, हाँ? तुम बोल रही हो किसी को सुनो कलीबर आयो, आयो या आयो, ऐसे याद रखो, राजस्थानी वाला आयो, समझे? निमोनिक है भाई, सुनो कलीबर आयो। तो एज यू गो डाउन इंक्रीजिंग ईज ऑफ डिस्चार्ज, क्या है? इंक्रीजिंग ईज ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि एक ही इलेक्ट्रोलाइट में OH माइनस आयन है और Cl माइनस है, कौन इजीली डिस्चार्ज करेगा? OH माइनस, क्योंकि वो नीचे है सीरीज में। तो हमेशा याद रखना, अगर ये सीरीज को नहीं याद रखो तो तुम्हें पता नहीं चलेगा डिस्चार्ज पहले कौन करेगा, और जो डिस्चार्ज पहले करेगा मतलब फिर उस दूसरे वाले को तुम्हें निग्लेक्ट करना है, क्योंकि वही OH माइनस ही कहाँ पे जाएगा? एनोड के पास, है ना? क्योंकि अगर इन दोनों में कॉम्पिटिशन है या इन दोनों में, तो इसका पल्ला भारी होगा, समझे? से होता है। तो उस टाइम पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम किसको लेना है? तो लोअर द पोजीशन ऑफ एन आयन इन द सीरीज मोर इजीली डिस्चार्ज एट आयन। फिर और क्या? इंक्रीजिंग ईज ऑफ ऑक्सीडेशन है, इंक्रीजिंग ईज ऑफ डिस्चार्ज हुआ ना। हायर द पोजीशन ऑफ एन आयन इन द सीरीज मोर डिफिकल्ट फॉर इट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और गेट ऑक्सीडाइज। डन? ओके, मूविंग फर्दर। तो ये सारी चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी हम एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस करने जाएंगे ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaCl या मोल्टन LaCl लिक्विड वाला। तो प्रिफरेंशियल और सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन्स एट इलेक्ट्रोड। सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द आयन्स इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये बहुत जरूरी है, सब फर्स्ट वाला पॉइंट। वो नहीं मालूम तो तुम डिस्चार्ज कैसे करोगे? बच्चे यही नहीं पढ़ते हैं, बोलते हैं मैम डिस्चार्ज कैसे करूँ। जब बट तुम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ही नहीं पढ़े, एनायन और कैटायन की सीरीज को, तो फिर कैसे याद रखोगे? द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स and the nature of the electrodes. The relative concentration of ions is also very important. कि कितना concentration है, मतलब Na और कॉपर भी है 21 में, ठीक है? लेकिन कॉपर का तादाद ज़्यादा है तो फिर पल्ला इसका भारी होगा, Na का नहीं। भले वो इजीली डिस्चार्ज होता है लेकिन उसके आयन जी कम है तो क्या करें? तो रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स भी एक वो है फैक्टर। एंड द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोड किस नेचर का है? सो प्लेटिनम है या कॉपर है या ग्रेफाइट रॉड है? तो अगर वो न्यूट्रल है तो ठीक है, लेकिन पॉजिटिव हो तो अच्छा वो अभी मैं दिखाऊंगी, एग्जाम्पल में ही समझोगे। थियोरी से बच्चा थोड़ा बहुत समझ लेता है। द मोमेंट आई गिव यू एग्जाम्पल यू अंडरस्टैंड। मेटल ब्रोमाइड। ओके, विल स्टार्ट विथ व्हाटएवर एग्जाम्पल इज गिवन इन अ बुक। मेटल ब्रोमाइड। ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज गिवन हियर और मोल्टन लेड ब्रोमाइड अगर आप लोगे तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है यहाँ पे? PbBr2। पहले तो लेड ब्रोमाइड लिखना आना चाहिए। Pb की वैलेंसी 2 है, Br की Pb की वो 2 है, Pb की 4 है, Br की 2 है, तो वो क्रिस क्रॉस करके 2 बचा, कैंसिल आउट करके। तो टेम्परेचर अबाउट 380 डिग्री सेल्सियस मॉडल स्टेट में रहा वो। हाँ,
द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पीबी इज मेंटेन बाय कंटिन्यूस हीटिंग ऑन अ बर्नर। तो उसका ये सेटअप देख लो आप लोग, ये सेटअप आता है एग्जाम में, अब बहुत बार यही वाला देते हैं इन लोग। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड कौन सा यूज हुआ है? ग्रेफाइट रॉड्स, ओके। एंड द क्रूसिबल द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज मेड अप ऑफ सिलिका, क्योंकि ओके। वो बताओ। हीट को सह सकता है। हाँ एग्जैक्टली। अभी तुम ले लो कोई दूसरा बर्तन तो जल भून के खाक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द कैथोड एंड द एनोड आर बोथ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट प्लेट विच आर इनर्ट। मैंने कहा ना इनर्ट। सो दे आर कंडक्टेड बाय कॉपर वायर्स टू द टू एंड्स ऑफ द बैटरी। नाउ आयंस प्रेजेंट, सबसे पहले लिस्ट बनाओ आयंस कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, सबको ब्रेक करो। पीबी, पीबी, बीआर और ब्रोमाइड आयंस ऑफ कोर्स, ओके। तो एट कैथोड कौन कौन जाएगा? आपका जो ये Pb+2 है तो पीबी तो जाएगा ही ना, पॉजिटिव जाएगा। बीआर आपका एनोड पे जाएगा। हाँ बीआर आपका एनोड पे जाएगा और हाँ बीआर हमारे एनोड पे। तो पीबी की जो वैलेंसी के हिसाब से तुम 2 इलेक्ट्रॉन ले के उसको बैलेंस कर दोगे। बीआर का एक नेगेटिव चार्ज है तो एक वो डिस्चार्ज करेगा, प्लस कर देंगे और क्योंकि Br2 होना चाहिए, हाँ स्टेबिलिटी की वजह से। जितने हैलोजन है उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखो। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? Pb-Br2 बना, Pb-Br2 बना किससे? Pb और Br2, समझे? ये लिक्विड फॉर्म में था, ये सॉलिड। अरे अच्छा लिक्विड, अच्छा ठीक समझिए, सॉलिड और गैस में। हद है, बिल्कुल हद है। ये भी मैं बताऊं, सॉलिड लिक्विड गैस सिखाऊं आपको। देन ऑब्जर्वेशंस क्या? डार्क रेडिश ब्राउन फिल्म्स ऑफ ब्रोमीन इवॉल्व एट एनोड, क्योंकि एनोड पे ही ब्रोमीन का, और ब्रोमीन का जो समझ जाओ कि अगर ब्रोमीन आए मतलब वो रेड ब्राउन फ्यूम्स देगा। ये क्वेश्चन आता है, रेड ब्राउन फ्यूम्स किसका है? ब्रोमीन का है। सिल्वरी ग्रे मेटल लेड इज फॉर्म्ड ऑन द कैथोड। So what you explain over here? When the current is turned on, the positive lead ions migrate toward the cathode and they take the 2 electrons each. यहाँ पे देखो ना, I'll explain over here. See देखो ये है Pb-Br2, तो positive lead ions will migrate to the cathode of course ma'am. They will migrate there, they will take 2 electron, क्योंकि Br के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, वो इधर डिस्चार्ज किया, वही इलेक्ट्रॉन इधर आके Pb2 इसको दे दिया ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, अपने आप को उसने बैलेंस किया, उसने अपना डिस्चार्ज करके अपने आप को स्टेबल किया। पूरी दुनिया स्टेबिलिटी के पीछे भागती है, किसी को भी एक्स्ट्रा दिमाग में चार्ज नहीं चाहिए। द नेगेटिव ब्रोमाइड आयंस कम इन कॉन्टेक्ट विद द एनोड, गिव एन इलेक्ट्रॉन ईच एंड बिकम ब्रोमीन आइटम्स, ओके। दीज 2 एटम्स देन दे कंबाइन टुगेदर, Pb-Br2 एंड Br, दोनों Pb और Br कंबाइन होके क्या बनते हैं? दीज 2 एटम्स कंबाइन टू फॉर्म व्हाट? Br और Br actually they combine to form Br2, okay. Now silica is non-reactive, hence the electrolytic cell is made up of silica. It can withstand high temperature and is almost a non-conductor of electricity. Okay, it is crucible and heated slowly from outside. This is, you should remember this. Give reason clear. Solid lead bromide non-conductor है, इसलिए इसको molten form में रखना है, ये भी एक रीजन दे सकते हैं। Ions become free when lead bromide is in fused or molten state only. तो hence the crucible is heated from outside to keep the lead bromide, वरना नहीं फिर से जम जाएगा ना, तो हीट करते रहना पड़ेगा in molten state. And why graphite rod is preferred? क्योंकि जो ब्रोमाइड जो वेपर होते हैं वो उसको अफेक्ट नहीं करते हैं, and such as platinum वो अफेक्ट होते हैं, फिर रिएक्शन रुक जाता है। वेरी गुड। तो ग्रेफाइट इज अनअफेक्टेड बाय द रिएक्टिव ब्रोमीन वेपर्स, अगर अंग्रेजी में बोलो तो, ठीक है। तो अब हम करेंगे, आपने ये NaCl का क्यों नहीं करने दिया? मैं ही नहीं, कोर्स में है नहीं, ओके। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज एसिडिफाइड वाटर? मैम जिसमें थोड़ा सा हमने एसिड मिलाया, वेरी गुड। लो पहले तो ये बात समझो, एग्जाम में आएगा एसिडिफाइड वाटर, तुम बोलो अपने बाल ना खुजाना, पहले समझो डालना क्या है। तो इलेक्ट्रोड्स प्लैटिनम फॉइल्स ले लो विच आर इनर्ट कनेक्टेड बाय कॉपर वायर्स टू द टर्मिनल्स। ना आयनाइजेशन ऑफ वाटर करना है, वाटर इन प्योर स्टेट कंसिस्ट मॉलिक्यूल, तो वो कंडक्ट नहीं करता है। सो इट इज पोलर कोवलेंट कंपाउंड एंड कैन फॉर्म आयंस व्हेन इन ट्रेसेस ऑफ डाइल्यूट एसिड इज एडेड, व्हेन एसिड इज एडेड। So as dilute sulfuric acid catalyzes the ionization, hence electrolysis of acidified water is considered as example of catalysis. Why? क्योंकि जो dilute sulfuric acid वो catalyzes the ion, catalyst की तरह काम करता है। At the end of the reaction H2SO4 से कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, समझिए, ये याद रखना। वो जस्ट कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है ताकि पानी को कंडक्ट करने में हेल्प कर रहा है वो इसके, इसीलिए वो क्या, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड इज कंसिडर्ड एग्जाम्पल ऑफ कैटेलाइसिस। जैसे कैटलिस्ट होता है, इलेक्ट्रोलिसिस, कैटेलाइसिस, अंडरस्टूड? नाउ हाउ डू यू आयनाइज? यू आर टेकिंग एन एसिडिफाइड वाटर ओवर हियर, देन यू आर टेकिंग प्लैटिनम रॉड। सी देयर इज
अलग तरीके से सेटअप है। तो इस तरीके से आपने ले लिया 2 वॉल्यूम ऑफ ऑब्वियसली H2O, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रहेगा, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रहेगा ऑफकोर्स। अब होगा क्या यहाँ पे, सबसे पहले एसिडिफाइड वाटर करो, H2O के क्या आयन्स बनेंगे, H प्लस और OH, H2SO4 के क्या बनेंगे, H प्लस और SO4 2 माइनस, उसको बैलेंस करो। तो आयन्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर व्हाट, H प्लस OH माइनस और SO4 2 माइनस। पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज ये सारे। तो रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा, कैथोड में जो आपका जो H है वो कैथोड हो जाएगा, बाकी तो एनोड पे OH और SO4। हाँ उसमें भी अभी जुगलबंदी रहेगी ना, क्यों, यहाँ पे H प्लस भी OH और SO4। अगर प्लस की बात करो तो चलो H प्लस वो अकेला कैथोड चला है। हाँ, लेकिन OH और SO4 में अब तुम्हें काम आएगा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तुम्हें पता है OH इजीली डिस्चार्ज होता है कंपेयर टू SO4 2 माइनस, तो इसलिए OH जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अब आपको रिएक्शन एट कैथोड दिखा दो, वो तो इजी है। H प्लस इलेक्ट्रॉन H2 बना, H बना और H प्लस H2। हमेशा मैंने कहा था ये सेकंड स्टेप जरूर करना, लेकिन रिएक्शन एंड एनोड में तुम्हें ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि दोनों तो जाते दोनों है, लेकिन एक्सेप्ट डिस्चार्ज कौन करता है, OH। SO4 2 माइनस एंड OH माइनस बोथ माइग्रेट टू द एनोड। OH being lower in the electrochemical series is discharged preferentially. Okay, so OH loses 1 electron to the anode and becomes neutral. तो न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। तो OH क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके, ओके, OH प्लस OH, OH भी अकेले नहीं, OH प्लस OH gives, now here the combination of OH, the combination of OH forms water with liberation of oxygen. तो OH प्लस OH होता है, फिर दोनों मिलके इसमें से ये H2O बन जाता है और OH लिबरेट होता है, और O अकेले लिबरेट नहीं होता है, एक और O को लेके लिबरेट होता है, ठीक है। ये स्टेप थोड़ा सा लर्न कर लो, लर्न दिस स्टेप, एक बार कर लोगे देन यू हैव अंडरस्टूड द स्टेप, ओनली थिंग यू हैव टू लर्न द स्टेप्स। ना यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंस SO4 ऑल्सो माइग्रेट्स टू द एनोड एंड H प्लस आयंस हैव बीन डिस्चार्ज, तो क्या होने वाला है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकल जाएगा, समझे, विल डिक्रीज एट द कैथोड। So the discharge of OH disturbs the ionic equilibrium of water and to maintain it more water ionizes, और पानी आयनाइज होते रहता है। So the excess of H plus ion thus produce an SO4 present increases the concentration of sulfuric acid at anode. धीरे धीरे there is decrease in acidity at the cathode and increase in acidity at the anode. So it may be noted that the total acidity at the anode and the cathode is unaffected and the overall reaction involves just decomposition of water and nothing. H2SO4 से कुछ नहीं कनेक्शन है, ओवरऑल H2O का ही क्या होता है, डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन होता है। तो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन या हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज 2:1, यू शुड नो बाय वॉल्यूम। एंड द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर एट एनोड, व्हाट यू आर लूजिंग, OH माइनस लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम न्यूट्रल OH. द कॉम्बिनेशन ऑफ OH फॉर्म्स वाटर विद अनदर OH एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड। ओवरऑल रिएक्शन लिख रहे हैं। अब मैंने कहा कितने OH हो गए, सिंस 4 OH न्यूट्रल पार्टिकल्स आर इन्वॉल्व इन द इक्वेशन, तुम नोट करके देख लो, ओके। सो 4 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट इन ऑर्डर टू गेट 4 OH न्यूट्रल पार्टिकल्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हुए, कितने इन्वॉल्व, कितने हुए इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स नीड टू, दस फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एट द एनोड। मतलब हमें क्या करना है, द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एट द एनोड रिलीजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स and there is no build-up of electrons in any part of the circuit. The reaction of the cathode must take up 4 electrons, क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो वो कोई ना कोई टेकअप करना जरूरी है, वही टेकअप होता है H से। H है ना एनोड पे, H है ना कैथोड पे, H प्लस, तो वो लेके 4 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनेगा, 2 H2 के मॉलिक्यूल्स बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन जो है। So this shows that the number of molecules of hydrogen is twice that of oxygen molecule. Health confirmed. According to Avogadro's law of molecules can be substituted by volume, that is what, 2 volumes of H2 है, 1 volume of oxygen है, तो H2O plus electrical energy gives H2 plus O2. So learn to write this. Understood? Now electrolysis of copper sulfate solution is a homework for all. You can practice it. I will discuss it tomorrow. Again there are 2 more topics left, or should I continue it? I'll continue it, students, so that the chapter gets over here and there. You all try it on your own. Pause the video and try it. Okay? अब क्या करो, pause करो, try करो, उसके बाद में pause on करो. Now I'll show you. कुछ नहीं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या है, CuSO4,
मोल्टन स्टेट है ना। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट लेना है आपको, प्रिपेयर इन डिस्टिल्ड वाटर विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, वो क्यों लेते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड, टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए लिया जाता है। प्लेटिनम एनोड और प्लेटिनम और कॉपर कैथोड भी ले सकते हैं। अब होता क्या है यहाँ पे, लिखो पहले इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से, कैथोड पे प्लेटिनम है हमारा, एनोड भी प्लेटिनम है, ना भी लिखो चलेगा। डिसोसिएशन ऑफ कॉपर सल्फेट, Cu2+ और SO4 तो डिसोसिएशन होना आना चाहिए तो हाँ, H2O का भी लिख देना। पार्टिकल्स प्रेजेंट, ये बहुत जरूरी है, आयॉन्स प्रेजेंट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स लिखा है, सारे लिख देना। Cu2+ भी, H+ भी, SO4 भी, OH माइनस, H2O, SO4 2 माइनस है। आयॉन्स प्रेजेंट, एग्जैक्टली आयॉन्स की बात करो क्योंकि यहाँ H2O इंक्लूडेड था, तो आयन Cu2+, H+, SO4 2 माइनस और OH माइनस। अब मुझे बताओ कौन कहाँ जाएगा, रिएक्शन है कैथोड में Cu भी जाएगा, H भी जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताओ, H नीचे, कॉपर नीचे है, तो कॉपर इजीली जाएगा, H का पल्ला भारी नहीं है, इसीलिए कॉपर जाएगा। अब समझ में आया क्यों जाएगा कॉपर, कॉपर डिस्चार्ज जाएगा। हाँ, तो कॉपर डिस्चार्ज हुआ, समझ में आया, H क्यों नहीं हुआ, कॉपर क्यों हुआ, समझ में आया, वेरी गुड। मूविंग फर्दर, एनोड पे जाएगा आपका SO4 और OH, हाँ लेकिन OH का सीरीज के हिसाब से वो आप स्टेटमेंट जरूर लिखना बस, फिर OH मिल के H2O बनेगा, ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगा। ओके, प्रोडक्ट एट एनोड हमारा क्या मिल, क्योंकि प्रोडक्ट तो यही मिला ना हमें, ऑक्सीजन लिबरेट हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ कैथोड पिंक ऑफ रेडिश ब्राउन कॉपर इन डिपॉजिटेड, क्योंकि कॉपर डिपॉजिट हुआ। सो व्हेन द डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर आयंस इज कंप्लीटेड, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट द कैथोड एंड हाँ, क्योंकि जब पूरा कॉपर खत्म हो जाएगा, पूरा कॉपर का इलेक्ट्रोलिसिस हो जब सारे आयॉन्स का, तब हाइड्रोजन जाएगा और हाइड्रोजन गैस वहां पे लिबरेट होगा। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे लिबरेट हुआ, हाँ बाद में, लेकिन कॉपर का पूरा कॉपर का जब पूरा डिपोजिशन कंप्लीट हो जाएगा तब, और ऑक्सीजन कैसे लिबरेटेड देन, समझे। सो द ब्लू कलर ऑफ कॉपर प्लस 2 आयॉन्स इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फेड, क्योंकि जब सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया था कॉपर का, ये पूरा ब्लू कलर का था, ये पूरा ब्लू कलर का था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये फेड अवे होता है। क्यों, क्योंकि जितना कॉपर था वो यहाँ पे जाके डिपॉजिट होके फ्यूम्स में बदल गया। कौन से फ्यूम्स में, पिंक और रेडिश ब्राउन कॉपर फ्यूम्स में नहीं, पिंक और रेडिश ब्राउन कॉपर बन के उधर डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट हो जाता है, मोटा मोटा गाढ़ा गाढ़ा वो उधर जाके चिपक जाता है, और जितना इलेक्ट्रोलाइट से कॉपर आयन थे वो चले गए, इसलिए कॉपर का सोल्यूशन का वो फेड अवे हो गया, क्या कलर फेड हो गया, ब्लू होता है ना। So due to decrease in copper 2+ ions, and finally the solution becomes colorless. Okay, this can be coming as give reason. Moving further, electrolysis of aqueous copper sulfate using copper electrode. तो यहाँ पे aqueous copper sulfate लिया है हम लोगों ने, तो क्या क्या है, aqueous copper sulfate लेना है आपको, एसिडिफाइड ट्रेसेस, तो कैथोड पे क्या है, कॉपर है, एनोड पे कॉपर है, ठीक है। कॉपर सल्फेट को आपको डिसोसिएट करो, H2O को डिसोसिएट करो, आयॉन्स कितने मिले, Cu2+, SO4 2 है, OH माइनस। अब कौन किधर जाएगा बताओ, ऑब्वियसली कॉपर जाएगा, H कहाँ पे, दोनों जाएंगे, लेकिन Cu2+ डिस्चार्ज करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, अपने आप को कॉपर बनाएगा, SO4 भी जाएगा, OH भी जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हाँ कहते 2 मिनट रुको, तो SO4 2 माइनस OH दोनों माइग्रेट होंगे टू एनोड, बट नीदर ऑफ देम आर डिस्चार्ज ड्यू टू नेचर ऑफ द एनोड। वाई, क्योंकि जो nature of the anode is what, because copper anode itself ionizes to give Cu2+। तो ये क्वेश्चन जरूर आता है, यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आ गया ना, कैसा क्यों हुआ, दोनों गए, दोनों डिस्चार्ज है, हाँ इलेक्ट्रोड कॉपर है इसलिए। तो कॉपर क्या करता है, काइपर एनोड अपने आप को आयनाइज करता है उन लोग को करने के बजाय, और कॉपर लूजेस इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट में जाता है, वही कैप, फिर बाद में क्या होता है, तो कलर यहाँ पे फेड अवे नहीं होगा सोल्यूशन का, समझे तुम, क्योंकि कॉपर खत्म ही नहीं होगा, तो जितना खत्म हो रहा है उतना आ रहा है सॉल्यूशन में, समझे। सो Cu2+ कैथोड पे गया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, कॉपर बना, ठीक है। बोथ कॉपर 2+ H+ माइग्रेट टू द कैथोड, बट Cu2+ डिस्चार्ज होता है एज न्यूट्रल कॉपर बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एज इट लोअर इन द सीरीज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट एट एनोड विल बी व्हाट, कॉपर एनोड कीप्स डिसॉल्विंग ड्यूरिंग द रिएक्शन, पूरा कॉपर एनोड खा जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, एक टाइम आएगा और वो सॉल्यूशन में जाता जा रहा है एज कॉपर 2+ आयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चे भूल जाते हैं, अब विच विल पास इनटू द सॉल्यूशन। सो प्रोडक्ट एट कैथोड इज व्हाट, पिंक और रेडिश ब्राउन कॉपर इज डिपॉजिटेड, वो तो है। तो ब्लू कलर यहाँ पे फेड होगा कि नहीं होगा सॉल्यूशन का, ये क्वेश्चन है। पिछले वाले में तो फेड हुआ था, क्यों, क्योंकि कॉपर, हाँ कॉपर खत्म हो गया, यहाँ पे तो कॉपर आ रहा है ना एनोड से भी, क्योंकि दोनों कॉपर का वो है ना। तो द ब्लू कलर ऑफ एक्वियस कॉपर सल्फेट रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग इट्स ड्यू टू द कॉपर इलेक्ट्रोड,
अंडरस्टूड? The reason for every copper ion discharged at the cathode as neutral copper atom, a copper ion is released or added to the solution by. तो जब जब कॉपर जा भी रहा है तो एक आयन आ भी रहा है, तो कलर बदल नहीं रहा है. Therefore the blue color does not fade and the cathode will become thicker and thicker कॉपर के डेपोजिट की वजह से, and anode will become thinner and thinner क्योंकि उसके एटम खुद को ऑक्सीडाइज करके सॉल्यूशन में जा रहे हैं, तो वो थिनर एंड थिनर. एक तरफ मोटा, ये वाला पार्ट कैथोड पतला पतला होता जाएगा, ये मोटू मोटू होता जाएगा. समझ में आया? ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड कि जब कॉपर को इलेक्ट्रोड की तरह लेते हैं तो कॉपर का सॉल्यूशन से कलर फेड नहीं होता है क्योंकि एक तरफ वाला मोटा हो रहा है, डिपॉजिट हो गया कॉपर कैथोड से निकलता जा रहा है, एनोड पे डिपॉजिट होता जा रहा है ना कॉपर. ये समझ में आपको आना चाहिए, इसलिए कॉपर का कलर फेड नहीं होता है इलेक्ट्रोलाइट. एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ऑब्वियसली इसका एप्लीकेशन बहुत 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 ज़रूरी है और बहुत यूज़फुल है इन इंडस्ट्रीज़ में क्योंकि इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद मेटल्स का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विच इज़ कैंसिल फ्रॉम योर syllabus because metallurgy is another main topic for you all. So what is electroplating, students? Is a process in which a thin film of metal like gold, silver, nickel. See what bangle I have worn here. This is not pure gold. It's electroplated. Again, okay. In which a thin film of metal like gold, silver, nickel, chromium, etc. gets deposited on another metallic article. अंदर क्या रहेगा इसके? इन लोग या तो ब्रॉन्ज या कॉपर लिए होंगे, उसके ऊपर इन्होंने गोल्ड का थिन फिल्म चढ़ा दिया और ये मैं पिछले 10 साल से पहन रही हूँ और उसका शाइन नहीं गया है. एंड आई एम टेलिंग आप, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, बट ये रियल गोल्ड नहीं है. ठीक है, मैं अपना पोल भी खोल रही हूँ, लेकिन इसका थिन फिल्म चढ़ा हुआ है जो उसको, अगर मैं इसकी जगह लोखंडी पहनती तो अब तक जंग काला कूला हो जाता है. लेकिन इसके ऊपर एक नहीं, गोल्ड प्लेटेड जिसको कहते हैं, गोल्ड प्लेटेड बैंगल्स. प्लेटिंग करना क्यों जरूरी हम बता रहे हैं क्योंकि जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल, जब हाईली रिएक्टिव मेटल के ऊपर हम प्लेट कर देते तो वो अंदर वाला सेफ रह जाता है. ठीक है, सो लाइक यू कैन किससे प्लेटिंग कर सकते हैं? गोल्ड, सिल्वर, निकल, क्रोमियम गेट्स डिपॉजिटेड ऑन अनदर मेटेलिक आर्टिकल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ग्लू से नहीं चिपकाते. तो कैसे करते हैं और करते क्यों है? सबसे पहला डेकोरेशन पर्पसेस. फॉर एग्जाम्पल ब्रास ऑब्जेक्ट्स आर फ्रिक्वेंटली प्लेटेड विद सिल्वर टू गिव देम शाइनिंग अपीयरेंस एंड ब्यूटी. सिल्वर आर्टिकल जो मिलते हैं सिल्वर के, पूरे सिल्वर के नहीं होते, सिर्फ प्लेटेड होते हैं. हाँ, पूरे सिल्वर के तो होता, फिर हर चीज़ें चोरी होती रहती घर से. जो एक मेहमान है, एक उठा के ले गए. तो पहले के ज़माने राजा महाराजा का तो पूरा प्योर होता था. अब नहीं, पहले तो मंदिरें गोल्ड की बनती थी. अब मंदिर बना के देख लो गोल्ड की, मंदिर ही गायब हो जाएगी सुबह तक. वो मूवी देखी नहीं तुमने, रजनीकांत की थलाए? कौन सी मूवी थी थलाए? वही टाइगर. वो गाना नहीं सुना? आ तू कावा ले आ, अरे हाँ वो कावा ले आ. उसमें वही, उसी पे, उस कॉन्सेप्ट पे तो मूवी है. मूर्ति गोल्ड की थी या कुछ थी प्योर गोल्ड की, तो उसी पे चोरी करना था ना उसको, और चोरी वो करता नहीं, फिर वो नकली चोरी करता है. यही तो स्टोरी है. देखा, मूवीज भी इस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे बनती है. और एक उसने फिर चोरी की इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाली और असली वाली को बचा लिया. किसने? रजनीकांत ने. पहले मैं भी शौक हुई कि रजनीकांत चोरी करेगा हीरो के, फिर देखा कि उसने नकली वाला चोरी किया. टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग एंड कोरोजन. हाँ, जैसे रस्टिंग कोरोजन, ये जो मैंने कहा गोल्ड प्लेटेड है बैंगल, तो ये देखो मैं डेली पहनती हूँ, पानी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, लेकिन रस्टिंग नहीं हो रही है. So iron tools and instruments are often electroplated with nickel or chromium or zinc to protect against rusting. Okay, we also know that this process known as galvanization. Conditions for electroplating. Condition the article to be of electrode is always placed at the cathode. Very important. C से condition याद रखो, C से cathode. जिसको तुम्हें electroplating करना है उसको cathode पे रखो, एनोड पे ना रखना, क्योंकि cathode पे there is what? डिस्चार्ज होता है ना. The article to be electroplated is always placed at the cathode. The metal to be plated on the article is always, समझे? तो जो metal to be plated on the article is always made anode and has to be periodically replaced. ऐसा नहीं कि तुम रख के छोड़ दो, वो खत्म हो जाएगा तो दूसरा लो, फिर इसको रिप्लेस करते रहो. गोल्ड को एनोड पे, कॉपर को कैथोड पे. अभी मैं करके दिखाऊंगी. During electrolytic reaction, the metal is always deposited at the cathode by gain of electrons. इसीलिए रीजन यही है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होगा तो मेटल इज ऑलवेज डेपोजिटेड एट द कैथोड. नो,
by gain of electrons. The metal anode continuously dissolves as ions in solution and has to be replaced periodically. The electrolyte must contain ions of the metal which is to be plated. जो electrolyte है उसमें भी उसके ions होने चाहिए जिसको तुम्हें प्लेट करना है, जिस आयन से तुम्हें प्लेट करना है. तो प्लेटेड ऑन द आर्टिकल, जैसे सिल्वर की प्लेटिंग करनी है तो सिल्वर का भी इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, ना कि सिर्फ सिल्वर लो एज इलेक्ट्रोड. ठीक है, चम्मच ले लो स्टील की, उस पर तुम्हें सिल्वर की प्लेटिंग करनी है, वो अभी हम लोग करेंगे चम्मच वाला. A low current for a long हाँ इसका the electrolyte dissociate the ions of the metal which migrate towards the cathode and are deposited as neutral metallic atom on the cathode. मैं पता ना वहाँ पे डिस्चार्ज होता है, वही मेटल उधर जाएगा कैथोड पे और डिस्चार्ज करेगा, अब वो चम्मच पे चढ़ते जाएगी. A low current for a longer time should be used. बहुत हाई करंट मत दो क्योंकि हायर करंट कॉजेज अनइवन डेपोजिशन, उल्टा सीधा डेपोजिट होगा. लॉन्गर टाइम एंड लो करंट इनिशिएट्स अ थिकर यूनिफॉर्म डेपोजिशन. नाउ अगेन अ डायरेक्ट करंट and not AC current should be used because AC current causes discharge and ionization to alternate at the cathode, thus giving no effective coating होती है. अब ये देखो एग्जाम्पल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल विद सिल्वर, जैसे ये चम्मच है इसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है, तो यहाँ पे हम एनोड किसका लेंगे, सिल्वर के ब्लॉक का. इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट डिपॉजिट ऑफ सिल्वर ऑन द आर्टिकल से ब्रास स्पून, तो स्पून हमने लिया से ब्रास का स्पून लिया, is first cleaned and that is washed in a hot solution of caustic soda followed by dilute HCl and water. मतलब बिल्कुल क्लीन करके उसको यहाँ पे टांग दिया. It is now thoroughly washed with the detergent and several times with distilled water. ये कर लो तुम. Spoon is then dried and made as the cathode. तो spoon is the cathode. मैंने कहा whatever should be electroplate the condition, C से condition, C से cathode, C से जिसको तुम्हें मतलब इलेक्ट्रोप्लेट करना वो तुम्हें कंडीशन ये है कि कैथोड पे रख. ठीक है, एनोड पे तुम्हें क्या लेना है, तुम्हारा जो जिससे तुम जिस इलेक्ट्रोप्लेट करवाना चाहते हो, है ना. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट तुम ऐसा लेना है तुम्हें जिसमें सिल्वर हो, जैसे सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, अर्जेंट मतलब वही अर्जेंटम सिल्वर, अर्जेंटोसाइनाइड, पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो तुम्हारी मर्जी. तो सिल्वर क्योंकि दोनों में सिल्वर है, देखो एजी. सोडियम सिल्वर साइनाइड इज प्रिफर्ड बाय एडिंग सोडियम साइनाइड टू अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट अंटिल प्रेसिपिटेट फॉर्म जस्ट डिसॉल्व. तो AgNO3 और Na, तो ये बनता कैसे है, ये वाला बना कैसे है ये उन्होंने दिखाया यहाँ पे. AgNO3 का NaCN दिया तो ये प्रेसिपिटेट बना, NaNO3 अलग हो गया, फिर AgCN NaCN को वापस से दोनों लोग ने जोड़ा, AgCN से फिर से NaCN जोड़ा और NaAgCN2 बना. ये बनाने के लिए आए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये डिसोसिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी का पहले डिसोसिएशन करो इनटू पर्टिकुलर आयन. क्या क्या बना, Na+ बनेगा, Ag+ निकलेगा और Cn-, तुम्हें पता होना चाहिए, बैलेंस कर लो. H2O का H+ और OH. अब बताओ ये पूरे लिस्ट में से एनोड के पास कौन जाएगा, कैथोड के पास कौन जाएगा भागते हुए. मैम पॉजिटिव आयन कैथोड के पास जाएंगे, तो इनमें से Na, Ag और H में कौन जाएगा, तुम्हें पता है लोअर सीरीज में वो जल्दी डिस्चार्ज होते हैं क्योंकि लो रिएक्टिविटी होती है, Ag जाएगा, है ना. H से भी नीचे Ag भागा, तो आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोड इज ड्यूली क्लीन, तो हमारा जो कैथोड पे Ag+ गया और अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और Ag बना, है ना, न्यूट्रल बना. अब ये जो Ag+ आया कहाँ से, इलेक्ट्रोलाइट से ही आया है. और प्लेट ऑफ प्योर सिल्वर क्लीन. अब यहाँ पे एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, बस थोड़ा सा बचा है. प्लेट ऑफ प्योर क्लीन सिल्वर है तो वो एनोड पे Ag गया, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और Ag+ बना. ये हो कहाँ रहा है, एनोड पे. और कैथोड पे क्या हो रहा है, सॉल्यूशन से Ag+ जा रहा है और इलेक्ट्रॉन ले रहा है. बस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके Ag बन रहा है. तो नेगेटिव आयन CnOH it migrate to anode but none of them are discharged. Instead atoms of anode silver lose electrons and pass into silver. वो मतलब ये इतना पास होते रहेंगे कि एक टाइम पे आएगा ये खत्म हो जाएगा और पूरा इसके ऊपर प्लेटिंग होते रहेगी, समझे. ये नेचर ऑफ द एनोड के ऊपर डिपेंड करता है ना यहाँ पे. सो द थिकनेस ऑफ द कोटिंग विल डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द करंट पास एंड इन द प्रोसेस द एनोड डिजॉल्व्स. एनोड पूरा डिजॉल्व ही होएगा, उसको रिप्लेस करते रहो. द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मेंटेन्स द सेम कॉन्सेंट्रेशन, दस इफ इट इज कलर्ड द इंटेंसिटी द कलर रिमेन्स द सेम. अगर कलर होता, लेकिन इसका कोई कलर होता नहीं. कॉपर में समझ में आता है कलर बदलता नहीं, यानी कि वही इंटेंसिटी सेम है. तो इफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ डबल साइनाइड ऑफ सोडियम, the deposition of silver will be very fast and hence not very smooth and uniform. इसीलिए तुम मुझे पूछ सकते हो
मैम ये इतना लंबा वाला सॉल्यूशन लेने से अच्छा सिल्वर नाइट्रेट क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि वो बहुत फटफट फटफट टूटेगा और सही से यूनिफॉर्म प्लेटिंग नहीं होगी, इस वजह से। ये गिव रीजन है, गिव रीजन बहुत से। तो अगर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकल करना है तो क्या करोगे? तो आयन गेट्स इजीली रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू एयर। इफ आयन पार्टिकल्स आर कोटेड विद अ मेटल लाइक निकल, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड। तो रीजन ये है, चम्मच का प्लेटिंग करना तो ये थे हमें चम्मच को खूबसूरत दिखाना है, लेकिन आयन का प्लेटिंग करना जरूरी है क्योंकि उसको रस्टिंग से बचाना है, जंग लगने से बचाना है। यहाँ पे हमें शो शाइनिंग नहीं करनी है, यहाँ पे हमें काम की चीज करनी है। तो इफ निकल प्लेटिंग इज टू बी डन, द आयन पार्टिकल टू बी कोटेड इज ऑब्वियसली मेड द कैथोड। तो ये प्लेटेड है ना, आयन पार्टिकल को हमें प्लेट करना, तो निकल हमारा एनोड बनेगा। तो वही वाला प्रोसेस होगा कि जो प्योर निकल प्लेट इज मेड द एनोड, द सॉल्यूशन ऑफ निकल सल्फेट कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट HCl इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट टू प्रोसीड द सॉल्यूशन, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइसिस फास्टर करने के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइट में एक्वेस सॉल्यूशन निकल सल्फेट है, ठीक है। अब बताओ डिसोसिएशन किसका होगा? NiSO4 का, Na2+, SO4 2- H2O H+ और OH मानो। कैथोड पे आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज ड्यूली क्लीन एंड एनोड पे ब्लॉक ऑफ प्योर निकल मेटल इज पुट। रिएक्शन है कैथोड क्या होने वाला है? कौन जाएगा कैथोड पे? कैथोड पे भागेगा तो निकल भी और H+ भी, लेकिन निकल ही का होगा। निकल 2+ +2 इलेक्ट्रॉन, निकल डिपॉजिट हो जाता है। और एनोड पे क्या होने वाला है? देखो, निकल आयंस आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड एज न्यूट्रल निकल एटम बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर एज रिएक्शन इन एनोड निकल जो सॉल्यूशन में था वो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है ना। तो दोनों तरीके से उसकी प्लेटिंग हो रही है। सो SO4 2- and OH- ion both migrate to the anode, but neither are discharged due to the nature of the electrode, active electrode. Instead, the nickel anode loses electrons to give Ni2+ ions in solution. So article to be plated is always kept at the cathode. Things to note, okay? ये कितनी बार बताएं मैं, कंडीशन से याद रखना। मैम ने कहा था कंडीशन क्या है प्लेटिंग की? कैथोड पे आर्टिकल टू बी प्लेटेड शुड बी केप्ट। द इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। द एनोड इज मेड अप ऑफ स्ट्रिप ऑफ मेटल टू बी प्लेटेड, ओके। ऑब्वियसली उसी का तो प्लेट एनोड लोग हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक लास्ट टॉपिक बचा है स्टूडेंट। व्हाट इज इट? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच मेटल्स कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज आर प्यूरिफाइड इलेक्ट्रोलाइटिकली टू गिव अ प्योर, दैट्स इट। इसकी सफाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। तो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर फॉर एग्जाम्पल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कॉपर इज इन द फॉर्म ऑफ वायर फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। ये सुनो, यस, जितने भी हमारे घर में कनेक्शन है वायर, कॉपर वायर यूज करते हैं। फॉर दिस कॉपर मस्ट बी एब्सोल्युटली प्योर, एब्सोल्युटली कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। सो बिकॉज वेरी स्मॉल अमाउंट्स of impurity reduce its conductivity to a great extent. So what happens is you take the strips of copper this way, okay, strips of copper here. ये जो पतली है ये strips है और जो ये मोटे हैं ये slabs of impure copper है। होने क्या वाला है? इसका निकल के इस पे जाने वाला है। तो होने क्या वाला है? सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट लेना है तुम्हें। सॉल्यूशन क्या लोगे तुम? सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट लेने वाले हो एज इलेक्ट्रोलाइट। तो कैथोड पे क्या है हमारा? व्हाट इज द कैथोड? आई सेड थिन स्ट्रिप्स ऑफ प्योर कॉपर। Anode is your slabs of impure copper. Anode is your or strips of pure copper is your. So when the current is passed through the electrolyte, the copper ions of the copper sulfate will what happen? Migrate to where? Here it is given. All the reactions are given over here. They migrate to solution, are attracted to the cathode where they gain the electrons and get deposited on the pure copper strips. So the impure copper loses electrons and passes into solution as soluble copper ion. तो जो इम्प्योर कॉपर होगा वो भी सॉल्यूशन में जाएगा, प्योर कॉपर जाके इम्प्योर पे ऐसे डिपॉजिट होगा। तो एट कैथोड हमारे Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कैथोड पे? कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स जनरली क्या होते हैं? जनरली कैथोड पे गेन होते हैं ना, तो वही गेन होंगे। और एनोड पे रिलीज होते हैं, तो वही तो एनोड का सॉल्यूशन से जाके रिलीज होगा और वहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा। So these copper ions migrate to the cathode in the form of a procession, एक procession की तरह, and after gaining electrons from it, it get deposited. यहाँ से gain कर लिया, यहाँ से gain कर लिया, फिर होने क्या वाला है? gain करने के बाद वो रिलीज हो रहा है, गेन हो रहा है, रिलीज हो रहा है, गेन हो रहा है, वही बात हो रही है। आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन इट गेट डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। द नेट रिजल्ट इज दैट ग्रेजुअली द इम्प्योर स्लैब्स क्या होंगे ऑफ कॉपर गेट्स फिनिश्ड एंड थिन स्ट्रिप्स ऑफ प्योर कॉपर बिकम थिकर एंड थिकर। पतले थे पहले, बाद में मोटे हुए। तो कॉपर डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड इज 99.9% प्योर एंड आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस ओवर these strips are melted and transferred into desired
शेप्स. ओके, डक्टिलिटी कर लेते हैं उसका. सम इम्प्यूरिटीज गेट डिजॉल्व इन द एसिड वाइल अदर्स, जैसे कि अगर सिल्वर गोल्ड इम्प्यूरिटीज हैं वो इनसोल्यूबल, they get collected near the anode which is known as the anode mud. This is a question and are recovered. So metal like zinc, lead, mercury, silver, copper are refined by the process of electrolysis. So this part is done. Your chapter is done. I hope you have understood the chapter, students. You can solve your exercises and ask your doubt. Thank you.